नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए स्फीयर। इससे पहले का टॉपिक रहता है, उसकी वीडियो बाद में सेंड करूँगी। और टॉपिक क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए स्फीयर। इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करनी है। तो क्या ले लिया, लेट आर बी द एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट मास इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए स्फीयर। आर क्या ले लिया, एक्सटर्नल फोर्स ले लिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट मास इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए स्फीयर। लेट अस यूज द रिजल्ट। अब किस रिजल्ट का यूज करेगा, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज इक्वल टू द रेट ऑफ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। कि जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है वो किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ इंक्रीज इन ए काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, टो क्या होता है आपके पास, वर्क, यानी टो को हम रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी डी टो बाई डी टी इक्वल टू 1/2 यानी काइनेटिक एनर्जी। आपने यहाँ जो इक्वेशन नंबर इससे पहले आर्टिकल में फाइंड आउट की है, ये आर्टिकल में इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो इसको क्या ले लो, रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी यानी डी बाई डी टी 1/2 एम प्लस एम डैश बाई 2 यूज़ की। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, डी टो बाई टी डी टी इक्वल टू 1/2 डी बाई डी टी एम प्लस एम डैश बाई 2 यू स्केयर टी। ठीक है, अब डी रो बाई डी टी किसके इक्वल होता है, एक्सटर्नल फोर्स इनटू वेलोसिटी के अंदर। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो यहाँ से रेट ऑफ चेंज ऑफ कर लो, इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ करोगे तो इसका डेरिवेटिव कर दो, एम प्लस एम डैश बाई 2 तो कॉन्स्टेंट है, यू स्केयर टी का डेरिवेटिव करो, क्या आ जाएगा 2u डी यू बाई डी टी, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या रह गया एम प्लस एम डैश बाई 2 यू डी यू बाई डी टी। तो यहाँ से क्या आ गया, आर यू इक्वल टू एम प्लस एम डैश बाई 2 यू डी यू बाई डी टी। तो अब यहाँ से क्या कर दो, आर यू लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़, राइट हैंड इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन एम यू, नहीं तो यहाँ से पहले क्या करो, यू से यू कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या रह गया, आर इक्वल टू एम डी यू बाई डी टी इक्वल टू एम डैश बाई 2 डी यू बाई डी टी। तो अब यहाँ से इसको क्या क्या लेफ्ट हैंड लेंगे, इसको क्या कर दे, ये प्लस में है, इसको क्या कर दे राइट हैंड लेंगे, या इसको राइट हैंड ले आओ, इसको एज इट इज़ रखो। तो यहाँ से इसको एज इट इज़ रख दिया, एम डी यू बाई डी टी इक्वल टू क्या कर दिया, इसके इधर आर के माइनस में इसको ले आए, आर माइनस 1/2 एम डैश डी यू बाई डी टी, यू डैश कैंसिल आउट हो चुका है। अब आपके पास इफ़ द लिक्विड इज़ नॉट देयर, लिक्विड अगर नहीं है, लिक्विड मेंशन है, तब हमने मास क्या लिया था, एम डैश, मास नहीं, ये जो वैल्यू थी रो सिग्मा पुट किया था उस काइनेटिक एनर्जी के अंदर, कब था वो काइनेटिक एनर्जी, जब आपके पास लिक्विड प्रेजेंट नहीं है। तो इफ़ लिक्विड इज़ नॉट देयर देन एम डैश इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए स्फीयर। अगर लिक्विड प्रेजेंट नहीं है तो एम डैश किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो यहाँ एम डैश की वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा, एम डी यू बाई डी टी इक्वल टू आर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 10 तक। अब क्या किया, इक्वेशन नंबर 10 को और इसको कंपैरिजन किया। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या, जब लिक्विड नहीं है तब तो आर इसके इक्वल है, एम डी यू बाई डी टी किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, यानी एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल है। अगर लिक्विड प्रेजेंट है तो क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल फोर्स में से ये क्वांटिटी माइनस करते हैं, तब आपके पास एम डी यू बाई डी टी इक्वल आता है। तो दैट मीन्स कंपेरिजन द इक्वेशन 9 and 10, we know that the presence of liquid offer a resistance of amount 1/2 m dash du by dt to the motion of a sphere। यानी क्या रेजिडेंस आ रहा है, यानी एक्स्ट्रा आपके पास प्रेजेंस ऑफ लिक्विड के अंदर ये माइनस करना पड़ रहा है, तब आपके पास ये वैल्यू आ रही है, यानी ये आपके पास रेजिडेंस यानी ये दिक्कत पैदा कर रहा है। तो दैट मीन्स दोनों में कंपैरिजन क्या है कि प्रेजेंस ऑफ लिक्विड के अंदर ये रेजिडेंस है, अदरवाइज दोनों क्या है, इक्वल है। अब लेट क्या ले लिया, लेट आर डैश बी द एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट मास ऑन द स्फीयर व्हेन देयर इज ए नो लिक्विड। आर डैश क्या मान लिया, एक्सटर्नल फोर्स है पर यूनिट मास ऑन द स्फीयर व्हेन देयर इज ए नो लिक्विड। अगर लिक्विड नहीं है तो देन ये कंडीशन होती है आपके पास, इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि एम आर, आर क्या था, ऊपर से लेके चल रहे थे, एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट मास इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए स्फीयर, यानी जब आपके पास प्रेजेंस ऑफ लिक्विड है। आर डैश क्या लिया, एक्सटर्नल फोर्स जब आपके पास क्या है,
लिक्विड प्रेजेंट नहीं है। आर और आर डैश है तो दोनों एक्सटर्नल फोर्स, बट कब? जब एक बार तो क्या है प्रेजेंस ऑफ लिक्विड, एक बार क्या है प्रेजेंस ऑफ नॉट लिक्विड। तो यहाँ से एम आर किसके इक्वल होगा? एक्सटर्नल फोर्स ऑन द स्फेयर इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड, क्योंकि आर आपके पास क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है। तो अब इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं? एम आर डैश माइनस एम डैश आर डैश। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यानी टोटल जो आपके पास, ये तो एज इट इज़ है जो आपके पास प्रेजेंस ऑफ लिक्विड नहीं है, लेकिन एम आपके पास क्या ले लो? प्रेजेंस ऑफ लिक्विड का और प्रेजेंस ऑफ नॉट लिक्विड का। एक्सटर्नल फोर्स सेम लिया, बट दोनों में से आपके पास यानी रेजिडेंस जो पैदा कर रहा है उसको माइनस कर दिया। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आई कहाँ से, तो डायरेक्ट यहाँ से इसके बाद यानी एम आर किसके इक्वल होता है? एम आर डैश माइनस एम डैश आर डैश के। आर डैश यहाँ से कॉमन आ जाएगा। एम किसके इक्वल है? एम जो आपने यहाँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए लिक्विड फाइंड आउट की थी, एम क्या सपोज किया था? एम डैश तो था 4/3 पायरो ए क्यूब व्हेन द मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेड बाय द स्फेयर, एंड एम किसके इक्वल था? 4/3 पाई सिग्मा ए क्यूब। इसमें रो है, इसमें सिग्मा है, तो दोनों की यहाँ से वैल्यू पुट कर दो। यहाँ से क्या आ जाएगा? एम 4 पाई सिग्मा ए क्यूब बाय 3 एम डैश इक्वल टू 4 पाई रो ए क्यूब बाय 3। तो आर क्या आ जाएगा? यहाँ से आर की वैल्यू देखो, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड या सिंप्लीफाई कर लो, यानी दोनों साइड से क्या रहेगा? अगर इसको देखें हम तो क्या बनेगा? आर इक्वल टू एम माइनस एम डैश बाई एम इंटू आर डैश। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर दो? आर इक्वल टू क्या है? आर इक्वल टू एम डैश इसे नेक्स्ट वीडियो में एक बार